गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। करें स्टार्ट। लास्ट टाइम बच्चों अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट या जिसको क्या भी बोलते हैं, मेजर्स ऑफ डेफिसिट बजट, या और कैसे भी बोल सकते हैं मेजर्स ऑफ बजटरी डेफिसिट। मैं टाइप्स ऑफ बजट की बात नहीं कर रहा हूं। बजट तीन टाइप का होता है, सरप्लस, बैलेंस्ड और डेफिसिट। मैं आज बात जो कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं, डेफिसिट बजट की बात कर रहा हूं कि जो डेफिसिट बजट आता है वो कैसे आता है, वो और वो होता क्या है। ठीक है ना। मतलब लास्ट टाइम जब अपन लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक आपको हल्का सा बारीक सा डिफरेंस भी बताया था कि डेफिसिट बजट एक सिचुएशन होती है, लेकिन एग्जैक्टली वो गैप, जितने गैप से खर्चे ज्यादा हुए हैं कलेक्शन से, उस गैप को बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। और ये गैप बच्चों तीन वजह से आता है ना। या हम इसको तीन टाइप से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बाइफरकेट कर करके। और आज हमें जो पढ़ना है सबसे पहले वो पढ़ना है बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट। क्या पढ़ना है, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट? बहुत सिंपल, बहुत आसान। अभी जस्ट अगले 20 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू रिसीट्स से ज्यादा हो जाना। और जितनी ज्यादा वो, मतलब जितनी ज्यादा वो एक्सपेंडिचर होंगे, जितने ज्यादा वो एक्सपेंडिचर होंगे किससे, वो रिसीट से, रेवेन्यू रिसीट से। वो गैप जो क्रिएट होकर के आएगा, वो ही गैप कौन होता है बच्चों, रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेवेन्यू नेचर की आइटम्स में घाटा आना ही क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का या रेवेन्यू एक्सपेंसेस का क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना, किसके कंपैरिजन में, रेवेन्यू रिसीट्स के कंपैरिजन में। वो जितनी भी ज्यादा होती है, जितनी भी ज्यादा होती है, वो गैप क्या निकल के आता है, रेवेन्यू डेफिसिट। माने रेवेन्यू नेचर की आइटम में क्या होना, घाटा होना, ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट। बात समझ में आ रही है बच्चों बात। अच्छा, ये जो घाटा आ रहा है ये खाली किसकी वजह से आ रहा है, रेवेन्यू की वजह से। किसकी वजह से, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं होते, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, होता है। तो यहां पे तो खाली हम किसकी बात कर रहे हैं, रेवेन्यू नेचर की बात कर रहे हैं। किसकी, रेवेन्यू नेचर की। लेकिन जब हम कंप्लीट घाटे की बात करते, कंप्लीट, whenever the overall expenses are more than the overall receipts of the government, then it can be termed as fiscal deficit। कौन सा डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। आपको मेरी बात समझ में आई। पहले मैंने क्या बताया आपको, रेवेन्यू बताया। हमें डेफिसिट तीन टाइप का पढ़ना है ना, पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, बिकॉज उसके लिए पहले बहुत मेरे को बात करनी पड़ेगी फिस्कल के लिए। ठीक है ना, फिस्कल समझाऊंगा, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो जस्ट चालू किया है। प्राइमरी बाद में समझ में आएगा, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। तो मेरे को ये बताओ आप, रेवेन्यू में और फिस्कल में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? रेवेन्यू में तो खाली जो कौन आइटम्स रहती है वो कौन सी रहती है, रेवेन्यू नेचर की, वेदर वो रिसीट्स हो, वेदर वो एक्सपेंडिचर हो, से नो। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, फिस्कल की, किसकी बात करेंगे, फिस्कल की, तो उसमें ओवरऑल एक्सपेंडिचर होंगे और ओवरऑल रिसीट्स होगी। नो, बात समझ में आती है। चलो अभी पढ़ाना चालू करता हूं और उसके बाद इनकी गहराइयों को देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बहुत गहराई वाले पॉइंटर्स हैं, उनको हम पढ़ते हुए चलेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसका ज्यादा हो जाना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना, किससे, ओवर किससे, रेवेन्यू रिसीट्स से। नमन भैया यार एक बात बताओ आप, अगर हम इसे ऐसे लिख दे, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जमेगा क्या, वो तो रेवेन्यू सरप्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरप्लस। बात समझ में आ रही है ना। अपने को सरप्लस नहीं पढ़ना है, अपने को खाली क्या पढ़ना है, डेफिसिट पढ़ना है। हम डेफिसिट कैसे कैसे आता है, तीन टाइप से हम वो पढ़ रहे हैं। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना, किससे, रेवेन्यू रिसीट से।
और एक बात बताओ बच्चों मेरे को, जब भी वो आपको न्यूमेरिकल देगा, है ना, कि आप इससे क्या निकाले, आरडी निकाले, आरडी बोले तो रेवेन्यू डेफिसिट, वो बोले आपको इससे आप एफडी निकालिएगा, क्या निकालिएगा, एफडी माने फिस्कल डेफिसिट। देखो क्योंकि फिस्कल ईयर कहां से चालू कहां तक होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च में क्या होता है, खत्म होता है। तो पूरे साल में कितना घाटा है, पूरा साल में कितना घाटा है, वो जो शो करता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट शो करता है, फिस्कल डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट, माने आने वाले पूरे साल में कितना घाटा है, वो फिस्कल डेफिसिट। और आने वाले पूरे साल में खाली रेवेन्यू की वजह से कितना घाटा है, रेवेन्यू की वजह से, हाँ बोलो ना, वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। बात समझ में आती है, हाँ जी। तो हम बात कर रहे हैं डेफिसिट की, जिसमें से मैं आपको 2 डेफिसिट बता चुका हूं, और मैं ये भी बता चुका हूं आपको कि हम लिखेंगे इसको ऐसे ही कि किसका ज्यादा हो जाना, एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना। बिकॉज अगर हम रिसीट्स ज्यादा होने की बात करते हैं देन वो फिर डेफिसिट नहीं होगा, वो तो क्या होगा, सरप्लस होगा। और सरप्लस हम नहीं पढ़ रहे हैं, सरप्लस में तो बस खाली इतना ही पढ़ना है कि सरप्लस बजट ये होता है कि जिसमें कलेक्शन ज्यादा होता है और खर्चे कम होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। Once again, it refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipts during the given fiscal year. आने वाले साल में, हाँ जी। It can be calculated as under revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है कोई, ठीक है ना, वो जो इंग्लिश में लिखा है ना ऊपर, उसी को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, वो मैं बात पूरी करता हूँ अपनी, जो मैंने अभी चालू करी थी, कि वो जब भी आपको न्यूमेरिकल करने देगा, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन रेवेन्यू रिसीट है, कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन कैपिटल रिसीट है, कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और वो कभी पता पड़ेगा आपको, जब भी जो भी आपने क्या किया होगा, अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको वो अच्छे से समझा होगा, तो ही आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। वरना न्यूमेरिकल के फॉर्मूला में कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला कुछ है ही नहीं है, वो तो खाली इक्वेशन है। वो हमें समझता है कि किसका ज्यादा हो जाना, खर्चे का ज्यादा हो जाना, किससे, कलेक्शन से। तो डेफिसिट आ रहा है क्योंकि हम रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, तो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। बात ये है कि वो सीधा सीधा एग्जाम में आपको ये नहीं देगा कि मुंह उठा करके एग्जामिनर देगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतने, रेवेन्यू रिसीट्स इतनी, चलो भारत माता की जय क्या निकाल दो, रेवेन्यू डेफिसिट निकाल दो, ऐसा नहीं बोलेगा। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या देगा, आइटम्स देगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। फिर आपको ये रेशनलाइजेशन करना होगा कि मेरे को जो पूछा है उसको निकालने के लिए कौन कौन सी आइटम लगेगी, कौन कौन सी नहीं लगेगी। देन फिर इस इक्वेशन में पुट करके हमें क्या लेके आना है, आंसर लेके आना है। और प्यार से हम इसको बोलते हैं आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। बोलो, आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। आर डी क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, आर ई बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आर आर बोले तो रेवेन्यू रिसीट। गॉट इट। आगे चलो माही आप ही पढ़ दो। हाँ जी, सक्षम भाई साहब, मतलब क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, क्या समझ में नहीं आता। बोलो भाई साहब। नहीं, जो ने खर्चे करने हैं, तो वो तो फिस्कल बताएगा ना, फिस्कल तो सारा बताएगा। तो इन्होंने तो बोला कि गवर्नमेंट को ये सिग्निफाई कर रहा है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे है वो ज्यादा है, वो कलेक्शन क्या है, कम है, ये बोला इन्होंने। तो बताओ ये बात सही है गलत है, गलत है, कैसे गलत है बताओ। और रेवेन्यू नेचर की कैसी होती है, एक वापस से पढ़ोगे तो इसी बुलेट में आपको जवाब मिलेगा। रेवेन्यू नेचर की कैसी होती है आइटम, पढ़ो बेटा इसे आराम से। एक जो शब्द छोड़ दिए उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। हाँ जी, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है इनसफिशिएंट होता है। फिर इतनी बात तो बोली है उन्होंने सारे, रेवेन्यू से रिलेटेड। वो अच्छा, जो तुम रेवेन्यू से रिलेटेड बोल रहे हो, वो यहाँ पे कहाँ इंडिकेट हो रहे हैं इस बुलेट में, कौन से शब्दों से पता चल रहा है हमें। रुको एक सेकंड रुको, जो बोल रहे हो कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू डेफिसिट से मतलब जो आ रहा है,
वो रेवेन्यू के रिगार्डिंग आ रहा है, जो रेवेन्यू नेचर की आइटम है। इस बुलेट में कहीं ना कहीं वो कोई तो शब्द है, वो जो तुमने बोला वो यहाँ पे एज इट इज तो नहीं लिखा, लेकिन कोई तो शब्द है जो तुम बोल रहे हो, वो उन शब्दों को क्या कर रहे हैं, सब्सटैंटिएट कर रहे हैं। तो वो कौन से शब्द है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं समझा, मैंने कितना भारी बोला हल्का बोला, तुम्हें समझा कि नहीं समझा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बता दो कि आप बोल रहे हो ना कि रेवेन्यू नेचर वाली जो आइटम है उनमें ही घाटा आ रहा है, या गवर्नमेंट इन सब जो रेवेन्यू हो रहा है वो इनसफिशिएंट हो रहा है। ऐसे कौन से शब्द है वो जो रेवेन्यू वाली जो चीज है वो यहाँ पे डिक्टेट कर रहे हैं, ऐसे कौन से शब्द है? नहीं समझा? हाँ जी मसूद, आप बता रहे हो? नहीं, कौन बता रहा है? ये देखो नीचे लिखा है, ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल। और नॉर्मल रूटीन में कौन ही होते हैं? रेवेन्यू नेचर के। और वैसे भी रेवेन्यू नेचर से, ध्यान से सुनो, ये नॉर्मल फंक्शनिंग यानी कि गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही करना होता है। क्या करना होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आम जिंदगी में जो कलेक्शन होता है वो रेवेन्यू रिसीट्स होती है। क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट्स। वैसे भी वो रिकरिंग होती है। क्या होती है? रिकरिंग। बात समझ में आ रही है? वंस अगेन मैं फिर बताता हूं आपको। रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज, रेवेन्यू डेफिसिट आरडी ये बताता है आपको, ये सिग्निफाई करता है दैट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट। अगर खाली मैं इतनी ही लाइन बोलूं तो आप इससे फिस्कल के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना है, बिकॉज उसके आगे भी पढ़ना है। उसने तो खाली ये बोला कि रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट का? इनसफिशिएंट है। क्या है? इनसफिशिएंट है, माने खर्चे क्या है? ज्यादा है। और बात किसकी कर रहा है? आरडी की। किसकी बात कर रहा है? शब्द किसके जैसे दे रहा है? फिस्कल के। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। वंस अगेन फिर पढ़ रहा हूं। रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज इनसफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। किसको पूरा करने के लिए इनसफिशिएंट है? जो गवर्नमेंट को नॉर्मल रूटीन में क्या करने हैं? अपने खर्चे करने हैं। उन नॉर्मल रूटीन के खर्चों को पूरा करने के लिए जो कलेक्शन है, वो क्या है? इनसफिशिएंट है। ये कौन शो करता है? हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों मुझे, ये दिक्कत वाली बात है नहीं है? सारी बातें छोड़ो, ये बताओ ये दिक्कत वाली बात है नहीं है? आरडी का आना दिक्कत वाली बात है या नहीं है? हाँ जी, है या नहीं? हाँ है। क्यों? अरे दादा, गवर्नमेंट इतना भी कलेक्शन नहीं कर पा रही है, रूटीन नेचर की चीजों से, कि अपने रूटीन नेचर के खर्चे भी क्या कर पाए। और उससे भी बड़ी दिक्कत वाली बात ये है, क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं इनसे ना ही तो क्या बनती है? एसेट बनती है, और ना ही क्या कम होती है? लायबिलिटी कम होती है। देखो खर्चा भी ज्यादा हो रहा है और ना ही एसेट बन रही है और ना ही लायबिलिटी कम हो रही है, तो और भी दिक्कत वाली बात है। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक बात मैं थोड़ा आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। बेटा अपन लोग क्या करें ना, दोस्तों के ऊपर खर्ची करें डेली का, 500 उड़ा दिए, 1000 उड़ा दिए, है ना, 2000 उड़ा दिए, 5000, कोई हिसाब नहीं है, ठीक है ना। और हमें जो घर से मिल रहा है वो पॉकेट मनी मिल रही है, वो हमें 500 रुपए रोज की मिल रही है। खर्चा ऑन एन एवरेज अगर डे वाइज देखोगे आप, पर डे खर्चा देखोगे आपका दोस्तों के ऊपर उड़ाने का, तो बैठ रहा है 1200 रुपए। कितना बैठ रहा है? पॉकेट मनी कितनी मिल रही है आपको? भैया 500 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, मिल कहाँ रही है 500? चलो खैर वो बात अलग है। आप मुझे बताओ, 1200 रुपए पर डे का खर्चा करोगे, जहाँ पे कलेक्शन आपका 500 का हो रहा है ना। और ऐसा खर्चा जिससे ना ही तो कोई आपकी क्या हो रही है? एसेट बिल्ड हो रही है, और ना ही लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। इनफैक्ट और लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये बोलूं कि एक महीने तक यही रूटीन रहा, पर डे का कितने का लॉस इनकर करना पड़ रहा है आपको? 700 रुपए का करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? एट द एंड ऑफ द मंथ कितने रुपए की लायबिलिटी आपके ऊपर होगी? हाँ जी, 21,000 रुपए की। कितने रुपए की? 21,000 रुपए की। माने अभी ध्यान से समझो, ये एक महीने की बात है। गवर्नमेंट को बजट बनाना है कितने का? पूरे साल का। बात समझ में आ रही है? तो कितना बनेगा पूरे साल का? कितना बनेगा? ये छोटी सी पिद्दी सी अमाउंट पकड़ लेते हैं। हाँ जी, 21,000 रुपए महीने का खर्चा हो गया आपका एक्स्ट्रा, जो कलेक्शन से जा रहा है। तो साल का कितना एक्स्ट्रा खर्चा निकलेगा बोलो? 2,52,000। कितना निकलेगा? अरे करेगी कि नहीं करेगी कैलकुलेशन आपको? ठीक है ना, 2,52,000, 2,52,000 का क्या होगा? खर्चा होगा। सही है नो? अच्छा ये खर्चा कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा होगा, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? सही है नो? अच्छा ये कहां से आ रहा होगा? आपने लोन लिया होगा। क्या लिया होगा? लोन लिया होगा। क्या लिया होगा? लोन।
जब तो वो 1200 रुपए का खर्चा क्या कर पा रहे होंगे दिन में, आप फुलफिल कर पा रहे होंगे। सही है तोड़नो। एक बात बताना बेटा मेरे को, सुनो ना, ध्यान से सुनो। अभी लग रहा होगा मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ बकवास। मेरे को ये बताओ, आपने ध्यान से सुनना जो लाइन बोल रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए, या ऐसे बोलूं मैं आरडी को फुलफिल करने के लिए, आरडी को फुलफिल करने के लिए तुम्हें फोर्सफुली क्या लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा, माने बोरोइंग्स, एंड बोरोइंग्स आर कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसीट्स। देन यहाँ पे समझने वाली बात ये है, इफ यू फुलफिल द रेवेन्यू डेफिसिट आउट ऑफ द बोरोइंग, देन इट लीड्स टू द फ्यूचर बर्डन। इससे क्या होगा, फ्यूचर बर्डन, और क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी तक तो क्या था, मतलब तुम रूटीन में अपनी गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे, रूटीन नेचर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, और इन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको फोर्सफुली क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, और पहले ही दिक्कत चल रही है, पहले ही घाटे में चल रहे हो, मतलब नॉर्मल रूटीन में, ऊपर से और एक हेडेक ले ली तुमने, क्या लेने के लिए, लोन लेने की हेडेक ले ली आपने। अभी खाली लोन ही नहीं लिया आपने बेटा, लोन ही नहीं लिया, ठीक है ना। लोन का क्या भी जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा। अब ध्यान से सुनो, तुम कौन से चक्कर में फंस गए, तुम ध्यान से सुनना कौन से चक्कर में फंस गए। आरडी आया, आरडी आया, और अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, जब आपको फिस्कल बताऊंगा तो फिस्कल क्या होता है तो आपको और भी समझेगा। आरडी आया, अभी बस इतना समझ लो, आरडी आया, आरडी के आने से एफडी आया, फिस्कल डेफिसिट। क्या आया, फिस्कल डेफिसिट। वो कैसे आया, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के इक्वल होता है। अभी जब ऐसी बात है तो थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए अभी सुन लो, माहौल बना हुआ है अभी। बेसिकली बेटा क्या होता है, अभी मैंने क्या बोला आपको कि ओवरऑल आने वाले, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती ये बात, जो अच्छे अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं। पूरे पूरे साल में, आने वाले पूरे साल में कितना घाटा होगा, वो क्या शो करता है, फिस्कल डेफिसिट। क्या शो करता है, फिस्कल डेफिसिट, की सरकार को पूरे साल में कितना घाटा है, और खाली रेवेन्यू में कितना घाटा है, तो आरडी, रेवेन्यू डेफिसिट। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, माने मैंने सारा खर्चा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर हो, 1000 रुपए का किया। कितने का किया, 1000 रुपए का। इतनी बात समझा कि आपको, यस और नो। और मेरा कलेक्शन कितने का हुआ, माने 750 रुपए का। कितने का टोटल कलेक्शन कितना हुआ, 750 रुपए का। बात समझ में आई, ठीक है ना। टोटल कलेक्शन कितने का हुआ मेरा, 750 का। मुझे बताओ पूरे साल का घाटा कितना है, 250। कितना है, इतनी बात समझ में आई। अब जो बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुन लेना, ये समझा तो ठीक है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बात बताना मेरे को एक बात बताओ आप, कि जब अपन लोग, क्योंकि 250 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 250 रुपए का पूरा खर्चा जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए अपन लोग क्या लेंगे, लोन लेंगे। क्या लेंगे, लोन लेंगे। से यस और नो, माने बोरोइंग्स करेंगे। क्या करेंगे, एंड बोरोइंग्स क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स होती है। क्या होती है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है यार, आपको कुछ समझा, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं समझा। नमन भैया भी आप बोल रहे थे कि टोटल एक्सपेंसेस में से क्या घटा दीजिएगा, टोटल रिसीट्स घटा दीजिएगा। क्या घटा दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, एफडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफडी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये जो लोन है जो हमने लिए है, ये तो हमने लिए ही नहीं, जबकि ये तो क्या थी, कैपिटल रिसीट्स थी, ये तो हमने लिए नहीं बच्चों। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तुमने इन्हें ले ली, काउंट कर ली टोटल रिसीट्स में, किसको, बोरोइंग को, ध्यान से सुनना, किसको काउंट कर ली, क्या जिंदगी में कभी एफडी आएगा, बोलो ना, क्या कभी जिंदगी में एफडी आएगा, फिस्कल डेफिसिट आएगा, वो हमेशा कितना आएगा, 0। क्या आएगा, अब ध्यान से सुनो, अब पूरी बात सुनो, अब पूरी बात सुनो। ये जो मैंने आपको इतनी उलझन में डाला, ये अभी वाली बात समझाने के लिए कि फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है। टोटल खर्चों में से टोटल रिसीट्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। दूसरे शब्दों में बोलता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना, किससे, टोटल रिसीट से, लेकिन किसे छोड़कर, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। क्योंकि टोटल रिसीट्स में तो कायदे से तो क्या भी आनी चाहिए, बोरोइंग भी आनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज वो क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्या है। लेकिन अगर आपने, भाई देखो, नॉर्मल रूटीन में मैंने टोटल जो खर्चा किया वो 1000 किया, और नॉर्मल रूटीन में मेरा जो कलेक्शन हुआ टोटल वो कितना हुआ, 750। फर्स्ट एंड में, प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब फर्स्ट एंड में, सही है नो। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली देखो तो 250 रुपए का गैप आ गया। क्या आ गया, अब चूंकि हमने खर्चे ज्यादा किए तो खर्चे फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो 250 रुपए का हमने लोन लिया। क्या लिया, लोन लिया।
और तुम अगर वो लोन जो लिया हमने, सारे बच्चों को पता है क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स होती, क्या होती है। और अगर वो कैपिटल रिसीट्स तुमने जो लोन वाली है, लोन वाली वो किसमें जोड़ दी तुमने, टोटल रिसीट्स में जोड़ दी। किसमें जोड़ दी, तो वो 750 के कलेक्शन हुआ था, 250 का हमने लोन ले लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा 1000। खर्चा कितने का हुआ है 1000, 1000 में से क्या माइनस करेंगे 1000, तो जो एफडी आएगा वो कितना आएगा। तो जिंदगी में कभी गवर्नमेंट को घाटा आएगा ही नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, हमें एफडी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एफडी निकालने के लिए जो प्राइमा फेसी कलेक्शन हुआ है, प्राइमा फेसी फर्स्ट हैंड में गवर्नमेंट को जो कलेक्शन हुआ है, केवल वो ही लेना है, बोरोइंग्स नहीं लेनी है। टोटल रिसीट्स में हमें किसको छोड़ देना है, बोरोइंग्स को छोड़ देना है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर तुम बोरोइंग्स को भी टोटल रिसीट्स में क्या करोगे बेटा, काउंट करोगे, तो फिर तो कभी भी फिस्कल डेफिसिट आएगा ही नहीं। एक बात समझ में आई, ये बात जो मैंने बोला किस किस को समझ में नहीं आई, हाँ जी सबको समझ में आ गई। अच्छा इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन बताऊं, इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग होता है। क्या होता है, एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग। सुनो, अरे बेटा चाहे तो आप एफडी कैसे निकालिएगा, सुनो ना आप, चाहे तो आप एफडी ऐसे निकालिए, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को छोड़ना है। या तो ऐसे निकालिएगा, कैसे, ये क्या कीजिएगा 1000 माइनस 750, नहीं 1000 नहीं करेंगे क्योंकि बोरोइंग को तो छोड़ना है ना। बोरोइंग सुनो देखो, बोरोइंग ना आउटकम आई है, क्या आई है आउटकम, और प्राइमा फेसी कलेक्शन कितने का हुआ था 750 का, तो मैंने कलेक्शन कौन सा लिया है प्राइमा फेसी, और प्राइमा फेसी कौन सा है, जो बोरोइंग से पहले का है या बोरोइंग से बाद का है, पहले का। बिकॉज अगर बोरोइंग को भी वैसे तो बोरोइंग क्या है कैपिटल रिसीट्स है, अगर तुम बोरोइंग को ले लोगे फिर तो वो भी 1000 हो जाएगा, फिर तो घाटा आएगा ही कहाँ, हमें घाटा पता ही कैसे पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, तो घाटा कितने का आ गया बेटा 250 रुपए का आ गया, कितने का आ गया 250 रुपए का। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये डेटा ना दिया हो, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है या कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है ना, तो अगर इस तरीके का डेटा ना दिया हो, खाली आपको क्या दिया हो बोरोइंग्स दी हो, क्या दी हो बोरोइंग, देन क्या कीजिएगा एफडी इज इक्वल टू, सीधा ठोकेगा, बोलो भारत माता की जय, एफडी इज इक्वल टू बोरोइंग्स। समझ में आई बात, एफडी किसके इक्वल होती है, अगर हमने वो ये बताया क्वेश्चन में आपको कि गवर्नमेंट ने 250 रुपए का लोन लिया है, तो इसका मतलब घाटा कितने का रहा होगा 250 रुपए का, वही तो क्या है टोटल घाटा एफडी। हाँ बोलो ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप वहां पे टोटल रिसीट्स में बोरोइंग को भी काउंट कर लोगे, क्या कर लोगे बोरोइंग को काउंट कर लोगे, तो फिर कभी जिंदगी में घाटा आने वाला नहीं है। बात समझ में आई। अब मैं समझा चुका हूं आपको क्या कि एफडी इज इक्वल टू क्या होता है बोरोइंग होता है, क्या होता है। अब ध्यान से सुनो, 2,52,000 रुपए का वो जो एग्जाम्पल चल रहा था, आपको रेवेन्यू नेचर का घाटा आ रहा है, क्या आ रहा है रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर के घाटे को फुलफिल करने के लिए यूज कर रहे हो कैपिटल रिसीट्स का, किसका कैपिटल रिसीट्स का। कैपिटल रिसीट्स माने या तो लोन लोगे या अपनी असेट्स को बेचोगे। आप मुझे बताओ ये कितना उचित है, कितना सही है कि दोस्तों के ऊपर पैसा उड़ाने के लिए हमने अपनी या तो असेट बेच दी या हमने क्या ले लिया लोन ले लिया। बताओ ये कितना उचित है, ये उचित है या नहीं है, नहीं है ना। हाँ इससे बोलो आपका आपके ऊपर बर्डन और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो आरडी का आना खतरनाक है या नहीं है, क्यों खतरनाक है बोलो। देखो एक तो पहले ही घाटा आ रहा है, पहले ही रेवेन्यू नेचर का क्या आ रहा है घाटा आ रहा है। इस घाटे की पूर्तता करने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए तुमने क्या लिया लोन लिया या अपनी एसेट बेची। पहले ही दर्द है, पहले ही दर्द है, और दर्द होगा, या तो लोन लोगे या तो अपनी असेट्स बेचोगे। और चलो ठीक है असेट्स बेच दी, ध्यान से सुनो असेट्स बेच दी, तो उस असेट से जो आपको रिटर्न आ रही थी वो जाएगी नुकसान, और अगर लोन लिया उसका इंटरेस्ट जाएगा तो और नुकसान। दर्द पे दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब और सुनो, अब बस फाइनल राउंड फाइनल टेक में इसमें पूरी प्रोसेस इसकी पूरी साइकिल में कंप्लीट कर देता हूं। तुमने ये समझाना तो बच्चों कितना भी टिपिकल टॉपिक ये बच्चों को लगता हो, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो लूप है वो लूप समझ में आ जाएगा, और इसमें जो भी बातें लिखी होगी वो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली नहीं होगी। अब ध्यान से सुनना, पहले आरडी आया तो दिक्कत है यार, अपनी जिंदगी नहीं चला पा रहे हम। आरडी आने का मतलब यही तो है ना, जिंदगी नहीं चला पा रहे हम।
वेल्थ की तो बात ही छोड़ दो कि कुछ क्रिएट करेंगे, असेट वगैरह क्रिएट करेंगे, अपनी जिंदगी ही नहीं चला पा रहे। और ये सब मैं किसके लिए बता रहा हूँ? गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए बता रहा हूँ? है ना, गवर्नमेंट अपना माथा पकड़ के बैठी है भाई यार, डेली रूटीन के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो ठीक है ना, कलेक्शन ही नहीं आ रहा, खर्चे ही हुए जा रहे डेली रूटीन के, इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो आम जिंदगी में दर्द है। अच्छा, इस दर्द को कम करने के लिए एक और दर्द लिया, लोन ले लिया। क्या ले लिया? तो आरडी तो था जिंदगी में, किसकी भी एंट्री हो गई। लोन की नहीं मत बोलो, एफडी की भी बोल दो अब, बिकॉज एफडी इज इक्वल टू क्या होती है? बोरोइंग। अभी यही समझाया मैंने, और इसीलिए मैं ये बताया ताकि मैं ये चीज समझा सकूं आपको। तो आरडी तो ऑलरेडी आ रहा था, इसको कम, इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए एक दर्द और ले लिया हमने। क्या? एफडी। हाँ बोलो। और खाली एफडी नहीं आएगा, एफडी साथ में किसको लेके आता है? इंटरेस्ट को लेके आता है। क्या लेके आता है? अब ध्यान से सुनना, जो इंटरेस्ट होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सुनो, जब आने वाले टाइम में वो आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और बढ़ेगा, तो उससे किसको भी पुश मिलेगा? इसको, किसको? इससे ऊपर वाले को, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको। क्या? रेवेन्यू डेफिसिट। बात समझ में आ रही ना? और सरकार इसी लूप में, इसी साइकिल में क्या करती रहेगी? घूमती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि डेट के ट्रैप में फंस जाएगी। किसमें? किसके ट्रैप में फंस जाएगी? डेट ट्रैप में। बात समझ में आ रही है? और बच्चों, जब भी ये यहाँ पे फाइनेंस बिगड़ गया गवर्नमेंट का, क्या बिगड़ गया? और जब भी किसी इंसान का भी ऐसे फाइनेंस बिगड़ता है ना, तो बच्चों डेट ट्रैप में फंस जाता है। और इससे पता होगा क्या? एक लोन को चुकाने के लिए इंसान दूसरा लोन लेता है। बात समझ में आ रही है? एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेता है। फिर जब उसकी मैच्योरिटी आएगी, बोले भाई मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे। अब क्योंकि गवर्नमेंट को हर साल मान लिया घाटा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। हर साल का जो बजट है, वैसे मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो भारत का जो बजट होता है हर साल का, वो डेफिसिट में ही होता है। किसमें होता है? डेफिसिट में। किन्हीं महीनों में सही भी है, और जिन महीनों में मैं समझा रहा हूं उन महीनों में बहुत बुरा है। किन्हीं महीनों में सही भी है ना। अगर घाटे का बजट आता है तो इससे दो तीन चीजें पता चलती है हमें। एक तो ये पता चलती है कि गवर्नमेंट शायद एफिशिएंट ना हो, शायद क्या ना हो? एफिशिएंट ना हो। एक बात ये तो पता चलती है कि भाई कलेक्शन तो गवर्नमेंट का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और खर्चे क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। कि रिसोर्स क्या हो रहे हो? क्या पता? वेस्ट हो रहे हो। एक बात तो ये पता चलती है इससे। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट की वाला जो पॉइंट है, ये फेवर में जाता है या अगेंस्ट में जाता है? अगेंस्ट में जाता है। बिकॉज इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या होगी? इनएफिशिएंट होगी। क्या होगी? अब थोड़ा बिजनेस को और इसको कनेक्ट करना, ठीक है ना। अच्छा, इससे ये भी तो पता लगाया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नमन भैया, आप तो पागलपंती वाली बात कर रहे हो, गवर्नमेंट तो बढ़िया वेलफेयर का काम कर रही है, देखो कितना ख्याल रखती है हमारा, हमारे ऊपर क्या कर रही है? पैसा खर्च कर रही है। क्या कर रही है? पैसा खर्च कर रही है। कलेक्शन हमारे से क्या कर रही है? कम कर रही है। तो बढ़िया बात है, ये तो क्या है? बढ़िया बात है। तो वेलफेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? वेलफेयर। माने लोगों के एंगल से देखोगे तो वेलफेयर हो रहा है, और सरकार के एंगल से देखोगे तो सरकार इनएफिशिएंट हो सकती है। क्या हो सकती है? इनएफिशिएंट। इकोनॉमी के एंगल से देखो, अब किसके एंगल से देखो? इकोनॉमी के एंगल से। इकोनॉमी के एंगल से बेटा इन्फ्लेशन आएगी। क्या आएगी? कैसे? मैंने शुरू में समझाया था आपको। कैसे? क्योंकि लोगों की जरूरतें तो कौन पूरा कर रही है? गवर्नमेंट पूरा कर रही है। और लोग अपनी इनकम किसके ऊपर खर्च करेंगे? चाहतों के ऊपर, अपनी वांट्स के ऊपर। किसके ऊपर? उनके पास परचेजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। और परचेजिंग पावर ज्यादा है तो वो मार्केट में जाकर के डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब ज्यादा डिमांड करेंगे तो मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होंगे। तो ये इसका समझ लो आप। ये नुकसान भी है कि अगर घाटे का बजट बनता है तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन भी आ सकती है। मैंने 3-4 पर्सपेक्टिव दिए आपको, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा किसके पर्सपेक्टिव से? पब्लिक के पर्सपेक्टिव से। तीसरा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। अब वापस से एक पर्सपेक्टिव किसका भी सुनो? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट माथा पकड़ के, अगर ये हर साल इसी ढर्रे पे रही, गवर्नमेंट इसी ट्रैक पे रही कि जहां पे हर साल घाटा ही आते जा रहा है। क्या ही आते जा रहा है? एक तो नया घाटा आ रहा है, ऊपर से पुराना घाटा और लेकर के बैठे थे। पुराने घाटे को लोन से क्या किया था? फुलफिल किया था, है ना। नया घाटा और आ गया। नया तो आ ही रहा है, अब पुराने वाले क्या मांगेंगे? अपना पैसा मांगेंगे। हाँ बोलो ना। और गवर्नमेंट को क्या भी करना है? नए वाले घाटे को भी झेलना है, और पुराने वाले को भी क्या करना है? संभालना है। बात समझ में आ रही है ना। तो नया लोन लेना पड़ेगा इस साल के लिए, शेष और नो। पुराने वाले का चुकाना है तो वो भी क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इसकी मैच्योरिटी आ गई तो किसी और दूसरी पार्टी से क्या लेना होगा? लोन लेना होगा। देखो, एक तो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? लोन की प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? एक तो पिछले वाला प्लस नए वाला। और एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं, पिछले वाला जो इंटरेस्ट था, पिछले वाला जो क्या था? इंटरेस्ट था, वो क्या भी तो किसमें भी तो कन्वर्ट हो सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट में भी। अगर कौन सा ब्याज लगे? कंपाउंड इंटरेस्ट लगे। कौन सा इंटरेस्ट लगे?
सारे बच्चों को पता होगा ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो किसका ही पार्ट बन जाता है, प्रिंसिपल का। लोन अमाउंट जो होती है प्रिंसिपल अमाउंट होती है, उसका ही पार्ट बन जाता है। और अगली बार जो माने जैसे 100 रुपए का हमने लोन लिया, उस पर 10 रुपए का ब्याज आया, तो अगली बार ब्याज कितने का लगेगा, 110 का। ये तुम्हें सारी चीजें अच्छी लग रही है, बुरी बुरी लग रही है? अच्छी लग रही है, मतलब गवर्नमेंट के लिए बुरी बुरी चीजें है। एक तो लोन लेना पड़ रहा है, प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल बन गया, वो नया उस पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, नया घाटा आ गया, उसके लिए भी क्या लेना है, लोन लेना है। और गवर्नमेंट किस में फंस जाएगी, डेट ट्रैप में। और फिर एक टाइम पे आकर के क्या होगा ना, एक का लोन चुकाने के लिए दूसरे से लिया, दूसरे का चुकाने के लिए तीसरे से लिया। और बच्चों जब भी ऐसा होता है कि पीछे वाले की मैच्योरिटी आ चुकी है, नया कहीं से मिल नहीं रहा है, अर्जेंसी में भी लेना पड़ सकता है। किसमें भी लेना पड़ सकता है, तुम्हें बताओ मेरे को। अर्जेंसी में जो इंटरेस्ट रेट है वो महंगे मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे? एक कुल मिलाकर के डेट ट्रैप में फंस जाएगी गवर्नमेंट। किस में फंस जाएगी? तो मैंने इसके पॉजिटिव्स भी बताए और नेगेटिव्स भी बताए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, वंस अगेन आप पढ़ो बच्चों। ये ना बहुत सारी चीजें बता चुका हूं मैं आपको, जो आपको आगे जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो सारी चीजों को समझने में हेल्प करेगा। ये पूरा लूप, ये जो पूरा साइकिल आपने समझा है, देखो इधर वंस अगेन वापस से पढ़ो, एक बार अपने मन से पढ़ो तुम, बिकॉज सारी गहराई ही इसी बुलेट में है। Revenue deficit signifies that the revenue of the government is insufficient to meet the expenditure on the normal functioning of government। कि गवर्नमेंट का कलेक्शन इतना भी नहीं आ रहा है कि अपनी डेली रूटीन के खर्चों को भी क्या कर सके, वो पूरा कर सके डेली रूटीन के। इसको बाद में देखेंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी कराऊंगा पहले, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इसकी इम्प्लीकेशन, तो पहले वो पढ़ा देता हूँ। हाँ जी, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। इम्प्लीकेशंस मतलब इम्पैक्ट, इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, किसका, सब बता चुका हूं मैं। पहला, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस इन द प्रपोज्ड बजट। मुझे नहीं आया यार समझ में। रेवेन्यू डेफिसिट ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो करता है। किसको शो करता है? इसकी लायकी को शो करता है, गवर्नमेंट की नलायकी को शो करता है, नलायकी को शो करता है। वही तो बोल रहा था कि इनएफिशिएंट है, जो मैंने बोला था वो वर्ड, यहाँ पे बस इनएबिलिटी बोला है उसने। टू मीट इट्स रेगुलर डेली रूटीन के खर्चे। अरे जाओ, क्या सरकार चलाएंगे, डेली रूटीन के तो खर्चे इनसे क्या नहीं हो रहे, पूरे नहीं हो रहे, ठीक है ना। इन द प्रपोज्ड बजट, ऐसा क्यों बोल रहा प्रपोज्ड बजट, क्योंकि बजट तो हम आने वाले साल के लिए बना रहे हैं ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, इट इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है, सेव नहीं कर रही है। बेटा सेव ना करने में और डिस सेविंग में फर्क होता है। सेव ना करने में और डिस सेविंग में बहुत फर्क होता है। सेव नहीं करने मतलब, सेविंग नहीं करने का मतलब है कि मेरे 100 रुपए आ रहे हैं तो मैं 100 खर्च कर रहा हूँ, सेव कुछ नहीं कर रहा हूँ। और डिस सेविंग का मतलब है जो पुराना बचा के रखा था उसे भी यूज कर रहा हूँ। समझो ना आप बात, दोनों में फर्क है कि नहीं है? बहुत ज्यादा फर्क है। डिस सेविंग का मतलब, सुनो ना, इस बारी तो घाटा आ गया, क्या आ गया, घाटा आ गया। पिछली, अब जैसे सरकार चेंज हुई होगी मान लिया, तो नई वाली सरकार ने तो क्या किया, घाटा किया। क्या किया? पुराने वाली सरकार ने फायदा सरप्लस करके दिया था। क्या करके दिया था? उन्हें ना रेवेन्यू आइटम्स में सरप्लस आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? तो उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा होगा। ये नई वाली सरकार क्या करेगी, उसे भी यूज कर रही है। पुराने वाली, अरे जैसा तुमने वो देखी होगी, एक मूवी देखी हो, मुझसे शादी करोगी, है ना, उसमें वो सलमान खान क्या करता है, उन्हें 2-3 गुल्लक बना रखी होती है, एक माँ की आंख के ऑपरेशन के लिए, है ना, एक बहन की शादी के लिए, और एक और मेरे तो कोई याद नहीं आ रही, कोई 2-3 ऐसी गुल्लक, ठीक है ना। और वो ऐसे रेवेन्यू नेचर के क्या करता है, खर्चे करता है। क्या करता है? रेवेन्यू नेचर के खर्चे करता है ना। और एक एक करके उन गुल्लक को क्या करता है, तोड़ता रहता है। वो गुल्लक को तोड़ना ही तो क्या होती है, डिस सेविंग। डिस सेविंग का मतलब ये नहीं कि हम सेव ही नहीं कर रहे हैं, वो है कि जो किया था उसे भी यूज कर रहे हैं, डिस सेविंग। बताओ ये अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। बात समझ में आ रही ना? हाँ बोलो ना। तो कह रहे कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट, भाई देखो डकैती तो डालेगी नहीं गवर्नमेंट, सुनो ना, पहला तो ये एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है तो डिस सेविंग करेगी। क्या करेगी? डिस सेविंग। और बाकी क्या कर सकती है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। क्या कर सकती है बोलो? या तो अपनी क्या बेचेगी, असेट बेचेगी। क्या बेचेगी? वो डिस सेविंग से भी बुरा है, वो डिस सेविंग से भी बुरा है। और अगर लोन लिया वो उससे भी बुरा है, उससे भी ज्यादा बुरा है। समझ में आ रही है ना बात? तो देखो, इट इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, डिस सेव कर रही होगी। दैट इज द गवर्नमेंट इज यूजिंग अप
सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस इट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नहीं समझ में? नहीं आया समझ में? थोड़ा तो टेक्निकल लिखा हुआ है, फाइनेंस की लैंग्वेज लिखी हुई है, चलो सुनो। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज सेविंग कर रही है, दैट इज द गवर्नमेंट इज यूजिंग अप, गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूज कर रही है सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर, जो कहीं दूसरी जगह से गवर्नमेंट को क्या आ रही होगी, सेविंग आ रही होगी, उसे क्या कर रही होगी, यूज कर रही होगी, ऑफ द इकोनॉमी, ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के जो दूसरे सेक्टर्स होंगे उनसे जो क्या आ रही होगी, सेविंग आ रही होगी, उनको यूज कर रही होगी। तो फाइनेंस, तो फाइनेंस मतलब यहाँ पे फाइनेंस का मतलब अरेंज करना, टू अरेंज इट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर, किसको अरेंज करने के लिए, किसको फुलफिल करने के लिए, अपने डेली रूटीन के खर्चों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे सेक्टर की जो सेविंग्स है वो क्या कर रही होगी, यूज कर रही। नहीं समझ में आई बात? अभी और समझ में आ जाएगी, सब सुन लो, और ये चीज आपको बिजनेस स्टडीज में भी हेल्प करेगी। कैसे? ध्यान से सुनो बच्चों, हमारी तीन कंपनी है, हमारी कितनी कंपनी है, तीन कंपनी है, और हमारे को ओवरऑल पूरी कंपनी को, पूरे ग्रुप को 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 5,000 रुपए का प्रॉफिट है। सब क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये हमारे को कितना आ रहा है, 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगली बार क्या हुआ, अभी तक तो हम क्या करते थे, अभी तक हम क्या करते थे, सक्षम को दे देना, बात कर लेंगे। हाँ जी, अभी तक हम क्या करते थे, जो हम प्रॉफिट निकालते थे वो पूरे ग्रुप का निकालते थे। किसका निकालते थे, पूरे ग्रुप का प्रॉफिट कितना था, 5,000। कितना था, 5,000। अभी जो कंपनी का सीईओ था उनने बोला कि हम क्या कर देते हैं, तीनों कंपनी के रिजल्ट्स को अलग अलग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग एनालाइज करते हैं। बात समझ में आती है? जो फर्स्ट कंपनी थी उसका प्रॉफिट तो था 3,000 का। कितने का था, 3,000 का। जो सेकंड कंपनी थी उसका प्रॉफिट था 4,000 रुपए का। कितने का था, 4,000 रुपए का। जो थर्ड कंपनी थी उसका 2,000 रुपए का क्या था, लॉस था। क्या था, 2,000 रुपए का लॉस था। अभी सबकी आड़ में थर्ड कंपनी छिपी बैठी थी, जब हम क्या कर रहे थे, ओवरऑल एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ओवरऑल एनालिसिस कर रहे थे। तो 5,000 का प्रॉफिट आ रहा, तो खुश हो रहे भाई, ग्रुप का कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 5,000 का। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो तीसरा बच्चा हमारा ना होता तब कितना प्रॉफिट आता, 7,000 रुपए का। और क्योंकि तीसरा क्या है, भाई आते हैं, वो जिंदा लाश है, तो ये थोड़ा होने के बावजूद भी वो क्या करा रहा है, नुकसान करा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और उनकी आड़ में छिपके बैठा है। वैसे तो कह रहा है देखो कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 5,000 का, लेकिन अगर सबको सैग्रीगेट कर दे तो थर्ड वाला क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। कितने का, 2,000 रुपए का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि जो ये थर्ड वाला बच्चा है ना, ये दूसरे सेक्टर्स की सेविंग को यूज कर रहा है, दूसरी कंपनी की सेविंग को यूज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? दोनों अलग अलग देखिए हम, तो उन कंपनी के प्रॉफिट ही कितने के हैं, 7,000 रुपए के। और लेकिन जब सबको इकट्ठा करके देख रहे हैं तो 5,000 के। कितने के आ रहे हैं, यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। रेवेन्यू वाला किस में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। और इसके घाटे की पूर्ति करने के लिए हम किसकी सेविंग यूज कर रहे होंगे, दूसरे सेक्टर की, माने डिस सेविंग। बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक बार देखो, इसे पढ़ो। किसी को कोई डाउट है? नहीं, पक्की बात। अच्छा,
तीसरा क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स। ओह माय गॉड, ये क्या बोल दिया इसने, मुझे तो कुछ भी नहीं समझा, इतना भारी बोला इनने। ऊपर वाले में तो बोला कि आरडी को पूरा करने के लिए कि गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसेव करेगी, क्या करेगी। और ध्यान से अगर देखो तो ये बोल रहा है इट ऑल्सो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इस घाटे की पूर्ति किससे कर रही होगी, बहुत बुरा है, बहुत बुरा। बेटा आम जिंदगी में भी याद रखना कि कभी भी अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं आपके, उनको फुलफिल अगर कैपिटल रिसीट से करोगे ना तो जिंदगी में क्या करोगे, मार खाओगे। बोलो कैसे, बिकॉज लाइबिलिटी बढ़ रही है या असेट घटेगी। और खर्चा कैसा कर रहे हो, जिसमें लोग क्या करके चले जाए, हाथ पूछ के चले जाए और फिर पीछे क्या बोले, अरे यार चटनी तो थी नहीं यार, मजा नहीं आया। हाँ मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, लोग पनीर खा करके, और मतलब उनके ऊपर खर्चा कर रहे हो आप, और पनीर खा करके पीछे जा करके बोलेंगे, हाथ पूछ के उधर से चले जाएंगे और पीछे जाके बोलेंगे यार चटनी होती ना उसके साथ और मजा आता। नहीं समझा क्या आपको, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको, चलो ये एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल जो लोगों के ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना, वो पार्टी बाजी करते हैं तो उन्हें तो ज्यादा समझ में आता है ना। उसे क्या बोलते हैं, अरे वो भुना हुआ पनीर होता है, मेरे को माइंड से स्लिप हो गया, क्या बोलते हैं उसे, पनीर टिक्का। हाँ अभी समझ में आएगा तुम्हें। पनीर टिक्का खिलाओ अपने दोस्त को, है ना, और चटनी ना हो तो उधर तो खा जाएंगे और उधर से हाथ पूछ के निकलेंगे, पीछे जाके बोले यार चटनी होती ना तो और मजा आता। और तुमने, उसे ये नहीं पता नालायक को कि तुमने, है ना, दोस्ती मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर खर्चा किया, वो भी लाइबिलिटी क्रिएट करके, क्या करके, देखो उल्टा सुनने मिलेगा, ठीक है ना, उल्टा सुनने मिलेगा, चटनी होती तो मजा आ जाता। भाई बहुत बुरा है, बहुत बुरा है कि अगर आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस आप किससे फुलफिल करते हो, कैपिटल नेचर की रिसीट से क्या करते हो, फुलफिल करते हो, तो बहुत बुरा है, कभी करना भी मत जिंदगी में, ठीक है ना। हाँ जी, दैट इज, क्या बोल रहा है अब थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा है, दैट इज कैपिटल रिसीट से कैसे कर रहे हो, थ्रू बोरोइंग्स, और वही तो बताया मैंने, या तो अपनी एसेट बेचोगे, डिसइन्वेस्ट करोगे, या तो लोन। इट मींस रेवेन्यू डेफिसिट ईदर लीड्स टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी in the form of borrowing or reduces the assets through disinvestment। अब तो समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, the use of capital receipts for meeting the extra consumption expenditure lead to an inflationary situation in the economy। How can we say that? because बोलो, हाँ जी, government fulfills the basic needs of the people, whereas their income, हाँ their income, बोलो ना आगे बोलो, their income will be used to fulfill the wants of the people, ये wants of their needs, so wants of their मतलब desires, very good, fulfill, बोलो ना, their income will be put to use to fulfill their desires, उनके डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए वो इनकम को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, एंड अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ेंगे, विच लीड्स टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। यस और नो। चलो नेक्स्ट है, हायर बोरोइंग्स इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अरे बता तो चुका हूं बेटा आपको, खाली लोन ही लोगे क्या, लोन का इंटरेस्ट भी तो जाएगा, तो कह रहे खाली वो ही नहीं बढ़ता कि लोन ही आपके ऊपर आया है, साथ में उसको क्या भी जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा। और सुनो लास्ट, ये गवर्नमेंट को क्या दे रहा है, वार्निंग सिग्नल दे रहा है, क्या दे रहा है कि गवर्नमेंट या तो तुम क्या कर दो, अपने खर्चे कम कर दो, या अपना कलेक्शन बढ़ा लो, है ना। ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, वार्निंग सिग्नल है कि गवर्नमेंट सुधर जाओ। A high revenue deficit gives a warning signal to the government to either curtail का मतलब है कट डाउन कर देना its expenditure, या तो अपने खर्चे क्या कर दो, कम कर दो, और increase its revenue, या अपना कलेक्शन बढ़ा दो। अच्छा चलो ठीक है, खर्चे कम करते तो समझ में आती है बात, कलेक्शन कैसे बढ़ाएगी,
ना, वो तो बातें ऊपर आ गई। टैक्स के रेट बढ़ा देगी, नए नए टैक्स लेकर के आएगी। बात समझ में आ रही ना? अच्छा, पहले आप क्या होता था, पहले कभी कभी आपको रेड लाइट जंप हो जाती थी और वो पुलिस वाले अंकल देख लेते थे, है ना, तो वो तुम्हें छोड़ देते थे, चल जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। अभी हाथ की हाथ चलान काटते हो, तुम कह रहे हो अंकल अंकल आपने परसों तो मेरे को छूट दिया था, बेटा आज की बात कुछ और है। आज हमारे ऊपर से प्रेशर है, हमारे ऊपर प्रेशर है किस चीज का, कि कलेक्शन क्या करना है, ज्यादा करना है। अभी जब भी कोई अंकल ऐसे बोले कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तो समझ जाना कि गवर्नमेंट को शायद क्या आ रहा होगा, रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? रेवेन्यू। कभी कभी देखो ये खाली इसमें नहीं है, कभी कभी ऐसा होता था तुम्हें कैंपेन सी चलती है कि मार्केट में जीएसटी वालों की रेड पड़ रही है बहुत बड़े स्केल पे, है ना, उस टाइम पे क्या रहता है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि कलेक्शन करके लाके दो। क्या करके लाके दो? कलेक्शन करके लाके दो। तो ये छोड़ लो, कलेक्शन बढ़ेगा तभी तो आरडी क्या होएगा, कम होएगा। तो ये छोड़ लो। हाँ तो बोल दो यार। बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, आरडी के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला, एक तो ये शो कर रहा है इनएबिलिटी, केवल हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट करा दूं आपको। एक तो ये इनएबिलिटी शो करती है गवर्नमेंट की, नालायकी शो करती है। दूसरा, ये तो शो करता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, मिस सेविंग कर रही होगी। ये क्या भी शो करता है कि कहां से पूरा कर रहे होंगे इसको, कैपिटल रिसीट से पूरा कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा बुरा है। ये क्या शो करता है कि मार्केट में क्या आ रही होगी, इन्फ्लेशन। ये पूरा बता दे इसकी प्रोसेस बैकएंड की कि कैसे इन्फ्लेशन आती है। मैं सामने से इसकी इंग्लिश की हिंदी नहीं कर रहा हूँ कि बस रट लो कि इन्फ्लेशन कैसे आएगी, वो पूरा बताया कि इन्फ्लेशन कैसे आती है। अच्छा, इससे क्या भी बढ़ रहा है, फ्यूचर बर्डन भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है फ्यूचर बर्डन? बिकॉज गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा है ना, साथ में उसको क्या भी जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा। और ये गवर्नमेंट को क्या दे रहा है, वार्निंग सिग्नल दे रहा है। क्या दे रहा है? वार्निंग सिग्नल। अगली हेडिंग क्या है बच्चों, मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं। फालतू की बात है, बकवास है, अभी ऊपर बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, या तो खर्चे अपने क्या कर दो, कम कर दो, या कलेक्शन अपना बढ़ा लो। देख लो कितनी अच्छी बात बोलने। फॉलोइंग आर द मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। Government should take serious steps to reduce its expenditure and avoid unproductive or unnecessary expenditure। जो फालतू के खर्चे कर रही थी ना गवर्नमेंट, उसको क्या कर देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। तभी क्या हो सकता है, आरडी से आपको छुटकारा मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो फिर अपना कलेक्शन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? कलेक्शन बढ़ाओ। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसीट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। बच्चों कई बार क्या होता है कि वैसे तो ठीक है कि गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, लेकिन अगर बहुत सारी चीजें फ्री में दे दी जाएगी ना लोगों को, तो उसमें लोगों पे नुकसान है। बिकॉज उससे इन्फ्लेशन आती है। क्या आती है? वहां तो लग रहा है आपको। और वो इन्फ्लेशन, कुछ लोगों को तो चलो फ्री में मिल जाएगी चीजें, लेकिन वो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट आएगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबके ऊपर लगेगा। बात समझ में आ रही ना? तो गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें नहीं देनी चाहिए। समझ में आई ना बात? तो वैसे चलो ठीक है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट देती है कि बहुत सारी चीजें फ्री में देती है, लेकिन बहुत सारी चीजें फ्री में नहीं देनी चाहिए, है ना। उसका इकोनॉमिकली क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आरडी बच्चों क्या हो गया, पूरा हो गया। इसके न्यूमेरिकल करें अभी। चलो, इसका टेक्स्ट तो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। तीन चार न्यूमेरिकल करते हैं। नमन भैया कैसे सॉल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल, एक बार स्टेप देख लो। और स्टेप से चलोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, है ना। कुछ भी स्किप करने की कोशिश करो थोड़ा तेजी में, तो फिर गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ गिवन आइटम फाइंड आउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो जो भी आपको चीजें दे रखी है उनमें से ये फाइंड आउट कर लो कि इनमें रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर कौन से हैं। दूसरे स्टेप में बहुत सिंपल, आफ्टर दैट फाइंड आउट रेवेन्यू रिसीट्स। किसको फाइंड आउट कर लो, कि रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी मार्क कर लो उसे, जो काम की नहीं है उसे साइड कर दो, ठीक है ना। देन अप्लाई द गिवन फॉर्मूला, आरडी इज इक्वल टू आरई माइनस आर। दैट्स ऑल। Following is the information provided to you about receipts and expenditure. Please, oh my God, please कह रहा तुम्हें, please find out the revenue। इतनी इज्जत कोई हमें दे, हम तो जान नहीं देते। Please find out the revenue deficit। हाँ जी, कैलकुलेट कर सकते हो, मैं करके दिखाऊं? कर लेंगे। अरे नमन भैया इसमें भी कुछ है क्या, ये तो पिद्दी है पिद्दी। 430 13 13। अच्छा, हाँ जी, यही आया कि पीछे भी सबका यही आ गया। चलो, अगर माने ये क्वेश्चन कितने का होगा बच्चों,
ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर का हो तो दिखाओ आपने कैसे किया। मैंने तो ऐसे ही कर दिया। अच्छा चलो एग्जाम में करते तो कैसे करते, पहली बात तो आएगा नहीं है, लेकिन फिर भी करते तो कैसे करते। पहले लिखेंगे, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से जो अपने काम की चीजें वो निकाल लेंगे, गिवन लिख करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने 968 और रेवेन्यू रिसीट्स कितनी 555, गिवन लिख लिया, ठीक है ना। और फिर क्या लिखेंगे, वी नो दैट आरडी, माने आरडी का मतलब पूरा ही लिखना है तुम्हें, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। देन अभी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, से यस और नो, और फाइनली क्या आएगा, आंसर आएगा। आंसर को किस में बंद करेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे, से यस और नो, तब जाकर के 3 नंबर मिलेंगे। क्या मिल जाएंगे 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एक चीज अभी भी मिसिंग है इसमें, वेरी गुड, उसके सामने जो नंबर आए हैं ना, यहाँ देखो ऊपर ये जो फिगर्स लिखी हुई है वो किसमें है, करोड़ में है, और अगर आपने 413 करोड़ नहीं लिखा तो हाफ मार्क क्या हो जाएगा आपका, डिडक्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऐसे देनी है आपको, गिवन लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके बाद उसके बाद जो आंसर आएगा उसे पूरा लिखना है, देख लेना है कि उधर करोड़ में लिखा है, लैक्स में लिखा है, प्लेन लिखा है कैसे, फिर उसे बॉक्स में बंद करना है, तब जाकर के बेटा 3 नंबर मिलेंगे। बात समझ में आई। चलो, अरे ये तो कोई भी कर दे, ये कुछ था क्या, कोई ये करके बताए तो माने हम। आरडी निकालना है, चलो एक बारी साथ में कर लिए क्वेश्चन। मुझे बताओ बोरोइंग से क्या करेंगे, ये तो क्या है, कैपिटल रिसीट्स है, ये तो हम लेंगे ही नहीं। कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ये रेवेन्यू रिसीट्स है, और रेवेन्यू रिसीट्स में थोड़ा वो, अगर आपको वो आता होगा, फ्लो चार्ट आता होगा, तो ये किसका बच्चा है, ये टैक्स रेवेन्यू का बच्चा है। किसका बच्चा है, टैक्स में भी कौन है, डायरेक्ट टैक्स है। बात समझ में आ रही है। एस्टीट्स बताओ, ये भी रेवेन्यू रिसीट्स है, और इसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है, इन नॉन टैक्स का एक बच्चा है, ठीक है ना। आगे पेमेंट ऑफ सैलरीज, ये बताओ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ना तो इससे क्या बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़, ना तो इससे असेट बढ़ रही है, ना ही लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ये आर ई हो गया। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स, ये बोलो, ये कैपिटल रिसीट्स है तो ये नहीं लेंगे। नेक्स्ट है फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये क्या है, ये रेवेन्यू रिसीट्स है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, हाँ जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आती है। चलो अब किस किस को इकट्ठा करो, हाँ जी, आर ई को कर लो पहले, 1 और 2, ग्रीन कलर में किसको कर दूं, ये 3 ही हो गए, और इसकी बराबर से प्रेजेंटेशन देके बताना मेरे को। ठीक है ना। गिवन में लिखने के बाद जैसे ही क्या लिख लोगे आप, ये दोनों चीजें इकट्ठी करके लिख लोगे गिवन में, फिर तीनों चीजें इकट्ठी करके लिख लोगे, फिर फॉर्मूला लिखोगे, और फिर फॉर्मूले में जैसे वो आएगा आर ई, तो आर ई के नीचे फिर क्या करना, एक लाइन लिखना कि आर डी इज इक्वल टू, वो आर ई की जगह लिखना सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरीज प्लस एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ये ब्रैकेट में बंद करके माइनस, ऐसे वो तीनों का प्लस, फिर उनकी वैल्यू पुट करना, तब आएगा आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। और इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बच्चों को बहुत भारी लगते है, कुछ नहीं है। 5119 43, एक आ रहा आंसर 5119 और एक 4319। आई थिंक 4319 इज द राइट आंसर, आई थिंक। बाकी देखते हैं, बाकी बच्चे भी करो, देखो होने को तो ये उंगलियों पे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि प्रेजेंटेशन से करना है और आदत डालनी है,
ताकि एग्जामिनेशन में कुछ भी हमें अटपटा सा ना लगे, क्योंकि जैसी आदत यहाँ पे डालोगे एग्जामिनेशन में भी वैसी ही आदत पड़ी रहेगी फिर। फोर थ्री सिक्स फोर, चलो वेराइटी 4319, 4319, और ये 4319 इज द राइट आंसर। मसूद चेक करो कहाँ पे मिस्टेक की है। भाई 9463 प्लस 1512 में से क्या माइनस करना है आपको? 2525 और 3283 और 848। 4319 इज द राइट आंसर, 4319 करोड़, ठीक है ना। आती है बात समझ में? है कुछ ये? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट करें भाई, सबका आ गया ना आंसर? अब ये अपने आप करके दिखाओ आप। मक्खन मलाई जब भी लगेंगे जब आपको थियरी आती होगी, वो जो अभी तक पढ़ के आए हम। हाँ जी, जीएसटी बताओ। रेवेन्यू रिसीट्स हो गई है, स्मॉल सेविंग्स, ये कैपिटल रिसीट्स है, ये अपने को नहीं चाहिए बिकॉज आरडी निकालना है, तो इसको साइड करो। स्पेशल असेसमेंट,
ये भी आर आर है। एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो अपने काम का नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हाँ है, ये क्या है, आ रही है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सैलरीज, ये भी आ रही है। और गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, आ रहा। तो दो में से कितने घटाने हैं, तीन घटाने हैं। हाँ जी, दो कौन कौन है वो, एक तो ये हो गए बैक टू बैक चिपक के, और आर आर कौन है, एक ये और एक ये। बात समझ में आती है। फाइनली यही आ रहा है सब बच्चों का 3183। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? जल्दबाजी में मत करना, आराम से फुल प्रेजेंटेशन के साथ करोगे तो आदत पड़ जाएगी, तो कुछ भी नहीं लगेंगे, वरना फिर ये पिद्दी पिद्दी से बाद में दिक्कत कर देते हैं। ठीक है ना। आई थिंक इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी अभी निपटाओ, फिर आज की क्लास में तुम्हारा एफडी का तो बेस बन जाएगा, मतलब बन गया, और जो आरडी है ये क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करना। हाँ जी, ये थोड़ा assumption बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करना। बयालीस सौ इक्यासी, 4281 है ना। थ्री सेवन 81, हाँ जी, 4181। ओ माय गॉड, 4183, इतनी सारी वैरायटी। अकाउंट्स में तो ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर तुम्हारे साथ, अगर ऐसे वैरायटी बनाओगे तो। चलो, हाँ जी, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ अर्थक्वेक, बोलो जी। रेवेन्यू, वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैसे कह सकते हो आप? माने जैसे अर्थक्वेक आया और स्कूल की बिल्डिंग टूट गई, नहीं चलो मैं मतलब उस पर्पज से नहीं दिया था मैंने एग्जांपल, तुम थोड़ा अदरवाइज ले गए, जान दो कुछ और एग्जांपल माने। हाँ, क्या, हाँ जी, गवर्नमेंट की एक फैक्ट्री थी, है ना, वो फैक्ट्री बर्बाद हो गई, बोलिएगा, हाउ कैन यू से दैट दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर?
सुनो बेटा, देखो, अरे सुन लो, इधर सुन लो, बस हो गया तुम्हारा डिस्कशन। वैसे तो ये क्या भी हो सकता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। जो मैंने क्या बोला आपको, जो मैंने एग्जांपल दिया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है कि अगर लेट सपोज स्कूल की बिल्डिंग टूट गई, या जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री की बिल्डिंग क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ठीक है ना, तो उस केस में हमें फैक्ट्री की बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, स्कूल की बिल्डिंग वापस से बनवानी पड़ेगी, तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं इसे ऐसा मान लेता हूँ कि ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो फिर ये क्वेश्चन की जो रू है ना, वो चेंज हो जाएगी, फिर इसमें घाटा आएगा ही नहीं, फिर तो सरप्लस। और वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो मेरे को ये अजम्पशन माननी ही होगी कि ये जो एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ अर्थक्वेक है ना, ये कैसे नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। ये अजम्पशन लिख के आनी पड़ेगी आपको कि इट इज अज्यूम्ड दैट द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ अर्थक्वेक इज कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। चलो, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, आर ई। फिर फॉरफीचर, आर आर। लाइसेंस फीस, ये आर आर। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, आर आर क्या, सी आर बोलो, आर आर होता है, बिकॉज सबसे पहले वही होता है नॉन टैक्स में। अच्छा, एक्सपेंडिचर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बोलो ना, चलो तुम बोलो, मैं नहीं लिखता हूँ। हाँ जी, आर ई, बिकॉज ये रूटीन नेचर का है और हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था ऊपर। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन, ये तो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये हम लेंगे नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, आर ई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। चलो वापस से क्या कर देता हूँ, आर ई वाले एक साथ कर देता हूँ और आर आर एक साथ कर देते हैं। ग्रीन वाले हैं आपके आर आर। चलो अब बताओ क्या आया, कोई तो एक सही होगा इनमें से। 4181 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। हाँ जी भाई साहब, आया समझ में, मिस्टेक कहाँ की थी, नहीं कहीं तो हुई थी, तभी तो 4281 आया था आपका आंसर। 100 रुपए का फर्क आया था, 100 रुपए का नहीं, 100 करोड़ रुपए का। बोलो, बात समझ में आती है, हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे क्या, करवाई दिए सारे यहीं पे, होमवर्क तो कोई छोड़ा ही नहीं, सारे यहीं करा दिए, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे बच्चों अपन लोग क्या, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। और बच्चों, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल की क्लास अगर आपने स्किप कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कल की क्लास में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज है। आज तो हल्का सा मैंने तुम्हें बस ये बताया, इतना समझ में आएगा तुम्हें, मतलब अगर मैं बोल दूं तुम्हें कि इतना पढ़ लो, ऊपर के 2 बुलेट पढ़ लो, तो ये तुम्हें समझ में आ जाएंगे, है ना। खाली इसका भी मतलब समझ में आ गया वो तुम्हें ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो समझा चुका। इसके नीचे का फिर ये अलग ही चालू हो जाएगा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ये थोड़े में इसको क्या करना पड़ेगा, टाइम अलाउट करना पड़ेगा, तो जब समझ में आएगा। नीचे और भी कुछ क्या है, कैलकुलेशन है, इसके फॉर्मूला और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या किए, डिराइव किए, है ना। बहुत सिंपल से लेकर के बहुत इसके एडवांस तक आपको पढ़ाऊंगा। और मजे की बात है, ये जो टेक्निकलिटीज है वो कभी पूछता नहीं था एग्जाम में, इस बारी के एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक है ना। दैट्स वाई, थैंक यू वेरी मच बच्चों।